Good evening, everyone. Myself Aditya. Most welcome to our YouTube channel. Let's discuss one more paper that is Veterinary Medicine Paper 1 जो कि लास्ट ईयर आया था 2022 में। तो इसमें हम फर्स्ट यूनिट कवर करेंगे पेपर के, इसमें जनरल सिस्टमेटिक डिजीज, मेटाबॉलिक एंड डेफिशिएंसी डिसऑर्डर, जू एंड वाइल्ड एनिमल मेडिसिन, ये सिलेबस होता है इसमें। तो पेपर स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। फिल इन द ब्लैंक्स है। फर्स्ट, पेनफुल रेस्पिरेशन इज कॉल्ड, क्या कहते हैं? डिस्पनिया। नेक्स्ट है डोर्सल कर्वेचर ऑफ वर्टिब्रल कॉलम इज टर्म एज काइफोसिस। और वेंट्रल को क्या कहते हैं? लॉर्डोसिस। और लेटरल बेंडिंग को क्या कहते हैं? स्कोलियोसिस। फिर है डैश माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट इज रिकमेंडेड डोज ऑफ डोपामिन फॉर रीनल वासोडाइलेशन इन डॉग। कितनी डोज रेट है रिकमेंडेड फॉर रीनल वासोडाइलेशन के लिए? तो ये डोज रेट 2 to 5 मिलीग्राम पर केजी पर मिनट है। डोपामिन क्या करता है? ये बढ़ा देता है रीनल ब्लड फ्लो और जीएफआर को, जिसकी वजह से वासोडाइलेशन होता है। इसका बीटा एड्रिनर्जिक इफेक्ट होता है डोपामिन का। फिर है डैश इज डिक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ डेफिकेशन accompanied by feces that contain decreased concentration of water। तो ये कॉन्स्टिपेशन की डेफिशिएंसी होती है। तो कॉन्स्टिपेशन की डेफिनेशन क्या है? इट इज डिक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ डेफिकेशन accompanied by feces that contain a decreased concentration of water। अगला है डैश इज द फोर्सफुल इजेक्शन ऑफ कंटेंट ऑफ स्टमक एंड द प्रोक्सिमल स्मॉल इंटेस्टाइन थ्रू माउथ। तो ये वॉमिटिंग की डेफिनेशन है। और वॉमिटिंग, ट्रू वॉमिटिंग इसमें देखने को मिलती है मोनोगैस्ट्रिक। फिर एक स्टार ग्रेजिंग गेजिंग कंडीशन इज काउ अकर ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ थायमिन। विटामिन B1 की कमी से होता है पॉलीएन्सेफलोमलेशिया। फिर है मैक्सिमल रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म व्हिच अकर्स इन रिस्पांस टू कोल्ड विदाउट डिक्लाइन इन बॉडी टेम्परेचर। ये सीवरिंग होती है, सीवरिंग थर्मोजेनेसिस। फिर है थायराइड थ्रिल्स यूज्ड टू क्लिनिकल डायग्नोसिस ऑफ आयोडीन डेफिशिएंसी। थायराइड थ्रिल्स क्या होती है? जब हम ऑस्कल्टेट या पाल्पेट करते हैं जूलर फ्लो को, तो हमें एक मरमर और थ्रिल फील होती है। वो किस वजह से होती है? इंक्रीज आर्टरियल ब्लड सप्लाई टू द ग्लैंड। फिर है ट्रू वॉमिटिंग इज नॉट फीचर ऑफ गैस्ट्रिक डिजीज इन हॉर्स, क्योंकि हॉर्स में तो स्ट्रॉन्ग कार्डिक स्फिंक्टर होता है जो कि इनहिबिट करता है रिलीज ऑफ स्टमक कंटेंट, और दूसरा सॉफ्ट पैलेट और एपिग्लोटिस जो कि सील पे कर देते हैं ओरल और नेजल पार्ट ऑफ फेरिंग्स। इस वजह से ट्रू वॉमिटिंग नहीं देखने को मिलती है हॉर्स में। फिर है बर्डमैन ऑफ इंडिया कौन है? डॉक्टर सलीम अली, हम सभी जानते हैं। फिर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट केम इनटू फोर्स इन विच ईयर? ये 1972 में आया था। फिर है साइंटिफिक नेम ऑफ लॉयन इज पैंथेरा लियो। फिर है जेस्टेशन पीरियड ऑफ लॉयन इज, क्या होता है? 110 डेज। फिर एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी इज, ये कैल्सिट्रोल। या आप देख सकते हो इनएक्टिव फॉर्म होती है कोलेकैल्सिफ्रोल, और एक्टिव बनती है हाइड्रोक्सिलेशन होता है, ये लीवर किडनी में जाता है। फिर ये 1,25 डाइहाइड्रोक्सी विटामिन D3 जो कि एक्टिव फॉर्म होती है, इसको कैल्सिट्रोल भी कहते हैं। फिर है सेंसिटिव मार्कर ऑफ किडनी फंक्शन टेस्ट इन डॉग इज क्रिएटिनिन। इस लीवर स्पेसिफिक एंजाइम इन डॉग इज ALT। फिर है टोटल ब्लाइंडनेस इन एनिमल इज नोन एज अमोरोसिस। फिर है नॉर्मल पीएच रेंज ऑफ रूमिनल फ्लूइड इन कैटल इज 6.2 to 7.2 होती है। फिर है नर्वस साइन इन बोवाइन कीटोसिस इज मोस्टली ड्यू टू आइसोप्रोपिलीन। अब MCQ की बात करते हैं। फर्स्ट MCQ है डॉग सिटिंग पोस्चर इन हॉर्स विद रोलिंग एंड किकिंग एट बेली इज यूजुअली एसोसिएटेड विद। तो इसका आंसर अजोटूरिया। इसमें कीवर्ड क्या है? डॉग सिटिंग पोस्चर। तो हम काफी डिफरेंट पोस्चर देखने को मिलते हैं जो कि डिजीज कंडीशन को रिफर करते हैं, जैसे कि फ्रॉग लाइक पोस्चर ओवाइन मिल्क फीवर में देखने को मिलता है, क्रीपर काउ पोस्चर हाइपोकैलमिया या वो डाउनर काउ सिंड्रोम में देखने को मिलता है, स्टार गेजिंग बिहेवियर फेट काउ सिंड्रोम पोलियनसेफलोमलेशिया में देखने को मिलता है। ऐसे ही डॉग सिटिंग पोस्चर इन हॉर्स
अजोटूरिया में देखने को मिलता है। फिर है पीपीएच इज कॉमन डिजीज इन बफेलो विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंडीशन। तो ये पोस्ट पार्चुरेंट हीमोग्लोबिनूरिया जिसमें फॉस्फोरस का लेवल कम हो जाता है। नॉर्मल कितना होता है 4 से 8 मिलीग्राम पर डीएल और पीपीएच के केस में 0.5 to 3 मिलीग्राम डीएल। इसको न्यूट्रिशनल हीमोग्लोबिनूरिया भी कहते हैं, रेड वाटर भी कहते हैं। फिर thoracic type respiration in which movement are largely confined to the thorax occur in peritonitis. फिर sound emitted by percussion of normal lung is known as resonant. tympanic तो उसमें होता है ब्लोट कंडीशन में, और डल वगैरह लीवर की होती है। फिर कंप्लीट absence of intestinal sound on abdominal auscultation, बिल्कुल साउंड नहीं आ रही, ऑस्कल्टेट कर रहे हैं तो इंटेस्टाइन की बिल्कुल साउंड नहीं आ रही। कब आएगी? जब इंटेस्टाइन रुक चुकी होगी, स्टैटिक कंडीशन। तो थर्ड ऑप्शन क्या है? इंटेस्टाइनल स्टेटस, क्योंकि एंट्राइटिस स्पॉज्मेटिक इसमें तो इंटेस्टाइन की हाइपर मोटिलिटी होती है तो इसमें साउंड आके रहेगी, लेकिन इंटेस्टाइनल स्टेटस में साउंड नहीं आएगी। तो अभी क्वेश्चन आया था कि क्या फील करने पर कौन सी पता चलती है, तो डफी किसके लिए? इडेमा के लिए, फॉर्म नॉर्मल लिवर, हार्ड, बोन लाइक, ये सब। फिर टोटल ब्लाइंडनेस इन एनिमल इज नोन एज अमोरोसिस, ये फिल इन द ब्लैंक्स पे आया था इसी पेपर में। फिर लार्ज क्वांटिटी ऑफ लिक्विड फिशेस विच कंटेन वेल डाइजेस्टेड इंजेस्टा सजेस्ट डिसफंक्शन ऑफ, इसमें दो हिंट मिला है, तो लार्ज क्वांटिटी ऑफ लिक्विड यानी लार्ज इंटेस्टाइन होगा, और दूसरा वेल डाइजेस्टेड इंजेस्टा मतलब वो स्मॉल इंटेस्टाइन से पास हो चुका है, क्योंकि डाइजेशन वही होता है मेनली स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो ये इसका आंसर होगा लार्ज इंटेस्टाइन। फिर हाइपोथर्मिया, रैपिड इरेगुलर, प्रोलॉन्ग कैपिलरी रिफिल टाइम, पेल टू साइनोटिक म्यूकस मेम्ब्रेन, एसिडीमिया, हाइपोक्सीमिया प्रोवाइड एविडेंस ऑफ एडवांस स्टेज ऑफ एंडोटॉक्सीमिया, क्योंकि हाइपोथर्मिया बोल दे मतलब हीट स्ट्रोक और पायरेक्सिया तो होगा नहीं, क्योंकि इसमें टेम्परेचर पहले से ही बहुत हाई होता है, और एंडोटॉक्सीमिया इनिशियल स्टेज में टेम्परेचर नहीं होता है, तो इसका आंसर एंडोटॉक्सीमिया है। फिर नॉर्मल पीएच रेंज ऑफ रूमिन फ्लूइड इज, तो 6.2 to 7.2 होता है, और ये कब घटता बढ़ता है? जब एसिड इंडाइजेशन में इसकी 4 से 5 हो जाती है, और एल्कलाइन इंडाइजेशन में 8 से 10, और एबोमिज्म की पीएच 2 से 4 होती है। फिर क्लोजर ऑफ इसोफेजियल ग्रूव इन यंगर कैटल लेस देन 2 year of age कैन बी इंड्यूस्ड बाय सॉल्यूशन ऑफ, तो सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, शुगर, तीनों सही है, तीनों हाइपोटोनिक है। एक कॉपर सल्फेट भी अगर हो तो ये भी होगा। फिर एक कूल एंड वेट सीजन फेवर डेवलपमेंट ऑफ क्लिनिकल कंडीशन इन पास्चर कैटल, नॉन पास्चर कैटल बोल दिया है, जो पास्चर पे डिपेंड है। पास्चर में उस सीजन में मैग्नीशियम की कमी होती है, हाइपोमैग्नीशिया, इसको लैक्टेशनल टिटेनी, ग्रास स्टेगर ये भी कहते हैं। फिर है सीप ऑफन शोइंग एक्सटर्नल रिकमेंसी विद हाइंड लेग एक्सटेंडेड बिहाइंड इन फ्रॉग लाइक पोस्चर, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था। ये फ्रॉग लाइक पोस्चर किस कंडीशन में होता है? हाइपोकैल्सीमिया। इसको ओवाइन मिल्क फीवर भी कहते हैं, ये सीप का मिल्क फीवर है ये। फीडिंग पोटैटो टॉप्स एंड वाटर विद हाई नाइट्रेट कंटेंट टू काउ में इंड्यूस डेफिशिएंसी ऑफ, ये डाउटफुल है लेकिन विटामिन ए हो सकता है। फिर लैक्टेशन टिटेनियम मेयर इज कोज्ड बाय, ये हाइपोकैल्सीमिया, इसको एक्लेम्सिया इन मेयर भी कहते हैं, ट्रांजिएंट टिटेनी भी कहते हैं। फिर द डेफिशिएंसी ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकोइड इन द ट्रीटमेंट ऑफ बोवाइन कीटोसिस लीड टू hyperglycemia within 24 hour of administration as result of, तो ग्लूकोकॉर्टिकोइड देंगे तो हाइपरग्लाइसीमिया कैसे होगा? ग्लूकोनियोजेनेसिस से होगा, क्योंकि नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से ही उसमें बनता है ग्लूकोज, ये याद रखना है। माइल्डली और इनअपेरेंटली अफेक्टेड हॉर्स विद टाइंग अप हैव मॉडरेट इंक्रीज इन सीरम क्रिएटिनिन काइनेज, ये मसल टाइंग अप क्या होता है? अजोटूरिया या मंडे मॉर्निंग सिकनेस, ये हॉर्सेस में देखने को मिलता है। इसमें ये मसल का बायोमार्कर है, सीरियम क्रिएटिन काइनेज, इसका लेवल बढ़ जाता है। फिर कोबाल्ट डेफिशिएंसी इज डिजीज ऑफ रूमिनेंट इंजेस्टिंग ए डाइट डेफिशिएंट इन कोबाल्ट व्हिच रिक्वायर फॉर सिंथेसिस ऑफ विटामिन B12। आप इसमें देख सकते हो विटामिन B12 और कोबाल्ट दोनों आपस में जुड़े हुए हैं,
कोबाल्ट इज नेसेसरी फॉर सिंथेसिस ऑफ विटामिन B12। फिर जिंक डेफिशिएंसी इन यंग ग्रोइंग पिग कैन कॉज पैराकेरोटोसिस। तो क्या होता है पैराकेरोटोसिस? इट मींस inadequate keratinization of epithelial layer of skin is mainly due to जिंक डेफिशिएंसी। फिर टाइजर डिजीज क्या होती है? ये रेट में देखने को मिलती है, इसको फेट रेट सिंड्रोम भी कहते हैं, और ये किससे होती है? क्लोस्ट्रीडियम पिलीफॉर्मिस होती है। फिर रैबिट इज हैंडल बेटर बाय ग्रेस्पिंग मेथड, ये आप फोटो में देख सकते हो। अब डिफाइन देखते हैं। तो फर्स्ट डिफाइन है स्पास्टिक पैरालिसिस। तो स्पास्टिक पैरालिसिस को हम फ्लैसिड पैरालिसिस से डिफरेंशिएट करते हैं, इससे आपको आसानी से समझ में आएगा। तो ये कौन से क्लासिफिकेशन के बेस पे? ऑन द बेसिस ऑफ मसल टोन। तो इस स्पास्टिक पैरालिसिस में क्या होता है? कॉन्ट्रैक्टाइल स्टेज ऑफ मसल होता है और इसमें रिलैक्सेशन स्टेज ऑफ मसल। ये किससे करेक्टाइज होता है? इसमें मसल टोन बढ़ जाती है, टेंडन जर्क आते हैं, और इस ये कौन सा लेजन है? लेजन ऑफ अपर मोटर न्यूरॉन। काफी आसान है। तो फिर एंडोटॉक्सीमिया, ये मोस्ट कॉमन फॉर्म है टॉक्सीमिया का इन लार्ज एनिमल। ये किस वजह से होता है? प्रेजेंस ऑफ लिपोपॉलीसेकेराइड सेल वॉल कंपोनेंट ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया इन ब्लड। फिर मेनिया, ये मेंटल स्टेट में एक्साइटेशन स्टेट का एक पार्ट है मेनिया। इसमें क्या होता है? एनिमल एक्ट इन बिजारे वे और अपियर टू बी अनअवेयर ऑफ सराउंडिंग। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, अनअवेयर ऑफ इट्स सराउंडिंग, उसको पता ही नहीं है सराउंडिंग में क्या चल रहा है। इसका साइन क्या? लिकिंग, चीविंग ऑफ फॉरेन मटेरियल, एबनॉर्मल वॉइस, कांस्टेंट बेलोइंग, वॉकिंग इनटू स्ट्रेंज सराउंडिंग, ड्रंकन गेट। और कॉजेज क्या? एंसेफेलाइटिस, पोलियो एंसेफेलामेलेशिया, लेड पॉइजनिंग, प्रेगनेंसी टॉक्सीमिया, नर्वस कीटोसिस। फिर प्लूरेसी, इसको प्लूराइटिस भी कहते हैं, इन्फ्लामेशन ऑफ प्लूरा। ये हॉर्स में बायलैटरल होती है और अदर स्पीसीज में यूनिलैटरल होती है। क्लासिफिकेशन की बात करें तो अकॉर्डिंग टू प्रेजेंस ऑफ फ्लूइड में ये मोस्ट प्लूरेसी, ड्राई प्लूरेसी। अकॉर्डिंग टू कोर्स ऑफ डिजीज में एक्यूट, सब एक्यूट, क्रॉनिक। अकॉर्डिंग टू ईटियोलॉजी प्राइमरी प्लूरेसी, सेकेंडरी प्लूरेसी। फिर सीजर, सीजर, कन्वर्जन, फीट्स, इक्टस, ये की बात है। ये क्या होता है? दीज आर वायलेंट मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन अफेक्ट पार्ट और ऑल ऑफ द बॉडी पार्ट, और ये शॉर्ट पीरियड के लिए होता है। फिर है प्राइमरी ब्लोट, इसको भी हम सेकेंडरी ब्लोट से समझते हैं। ब्लोट को टिम्पनी भी कहते हैं। तो प्राइमरी ब्लोट होता है एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ गैस, और इसमें क्या होता है? गैस प्रोड्यूस हो रही है लेकिन वो बाहर नहीं निकल पा रही है ड्यू टू फेलियर ऑफ इरेक्टेशन ऑफ फ्री गैसेस। फिर है प्राइमरी टिम्पनी, क्या रीजन है? डाइटरी इन ओरिजिन होती है, अकर इन कैटल फैट ऑन लेग्यूम पास्चर और इन फीडलॉट कैटल ऑन हाई प्रोटीन डाइट। इट इज यूजुअली फ्रोदी टाइप ऑफ ब्लोट, और ये पर एक्यूट टू एक्यूट इन नेचर होता है। फिर ऑस्टियोडिस्ट्रोफिया फाइब्रोसा क्या होता है? इसके पहले सिनोनिम की बात करें तो न्यूट्रिशनल सेकेंडरी हाइपरपैराथिडिज्म, ब्रांड डिजीज, बिग हेड डिजीज, मिलर डिजीज। ये ना सेकेंडरी कैल्शियम डेफिशिएंसी की वजह से होती है। ये किससे करेक्टाइज होती है? इसमें वीक बोन with soft cellular or fibrous tissue resulting in thickening of mandibular and other bones of head giving big head appearance। तो मैंडिबुलर की थिकनिंग हो जाती है, और ये हाईली प्रिवेलेंट इन इक्वाइन एंड स्वाइन। फिर रिपीट स्कोर क्या? ये भी सेकेंडरी कॉपर डेफिशिएंसी है, इसको टर्ट भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है? सीवियर और ओपन परसिस्टेंट डायरिया होता है। और ये क्यों होता है? एक्सेस इंटेक्ट ऑफ मोलिब्डेनम occur in cattle, sheep, goat। Consistency of feces fluid, yellowish green to black, defecation become involuntary। फिर कैल्शियम साइक्लर क्या होता है? कैल्शियम साइक्लर वही है कि जैसे तुरंत काविंग के बाद मिल्क फीवर आता है ना, इसमें क्या होता है? मिड लैक्टेशन के टाइम एपिसोड आना, एक दो दिन के लिए मिल्क फीवर आया, फिर वापस 9 दिन के बाद वापस मिल्क फीवर, ऐसे। Hypocalcemic episode lasting for 1 to 2 days may occur 2 to 3 times within periodicity of 9 days. These are called calcium cycler। फिर कॉम्पटन मेटाबॉलिक प्रोफाइल टेस्ट, ये क्या होते हैं? इस टेस्ट का प्रिंसिपल क्या है? इट डिटेक्ट इम्बैलेंस बिटवीन फीड इनपुट एंड प्रोडक्शन आउटपुट।
आर रिफ्लेक्टेड इन एबनॉर्मलिटी ऑफ की मोटाबिलिटी इन ब्लड। ब्लड में कुछ हम देखते हैं कि कुछ का लेवल बढ़ जाता है, तो जितना दिया फीड इनपुट और उतना प्रोडक्शन आया, उसमें हम एबनॉर्मलिटी चेक करते हैं, जो कि कहाँ देखने को मिलती है? ब्लड में। तो इसका अल्टीमेट एम क्या है? टू डिटरमाइन इंटर रिलेशनशिप बिटवीन ब्लड मेटाबोलाइट, न्यूट्रिशन, फर्टिलिटी, प्रोडक्टिविटी। टेस्ट डिटेक्ट क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एडिक्वेसी ऑफ डाइट ऑफ डेयरी एनिमल्स। फिर एक क्यू फीवर क्या होता है? ये कोक्सीलिया बर्निटिस की वजह से होता है, और ये डायरेक्ट कांटेक्ट और इनहेलेशन से फैलता है। ये जूनोटिक डिजीज है और ये रूमिनेंट्स में काफ़ी कॉमन है। क्लिनिकल डिजीज इज लेस कॉमन एंड प्रेजेंट मेनली एज अबॉर्शन इन शीप एंड गोट। ये शीप एंड गोट में अबॉर्शन करता है। फिर एक कैसनोर फॉरेस्ट डिजीज क्या है? ये किससे होता है? KFDV वायरस से होता है, जो कि कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है? फ्लेविविरिडी। ये एक टिक बॉर्न वायरल हेमोरेजिक फीवर है, एंडेमिक टू साउथ एशिया। द डिजीज was first reported from Casanor forest of Karnataka and India, and the disease was first manifested as a episodic outbreak among monkey, killing several of them in year 19। इसको मंकी डिजीज भी कहते हैं। अब हम बात करेंगे शॉर्ट नोट। तो फर्स्ट है असेसमेंट ऑफ हाइड्रेशन इन डेयरी कैटल। कैसे करते हैं हम? एक तो मजल देख के, स्किन टेंटिंग टेस्ट, संकन आईबॉल, यूरिन आउटपुट और पीसीवी। तो आप देख सकते हो डिग्री ऑफ डिहाइड्रेशन 4 to 8% है, तो आई संकन नहीं होगी। रिटेंशन ऑफ स्किन फोल्ड एब्सेंट। हेमेटोक्रिट वैल्यू 40 to 45। फ्लूइड रिक्वायर्ड 15 to 25। तो ये माइल्ड टू शॉक तक का है। फिर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ लेफ्ट साइडेड कंजेस्टिव हार्ट फेलियर इन डॉग। तो इसमें क्या होता है? इंक्रीज रेट एंड डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन एट रेस्ट। रेस्टिंग कंडीशन में रेट और डेप्थ दोनों बढ़ जाती है। डिक्रीज एक्सरसाइज टॉलरेंस, कफिंग, डिस्पनिया एंड साइनोसिस ड्यूरिंग टर्मिनल स्टेज, टेकिकार्डिया एंड कार्डिक मर्मर ऑन कार्डिक ऑस्कल्टेशन। फिर ascites, it means accumulation of fluid in peritoneal sac। it is slow producing, इसलिए इसको chronic disease भी कहते हैं। it is more common in dog as compared to other animals। etiology की बात करें तो acute और chronic hepatic insufficiency, fibrosis और cirrhosis of liver, congestive heart failure, renal damage, malabsorption and maldigestion of protein। फिर इसके सिम्टम की बात करें तो एनलार्जमेंट ऑफ एब्डोमेन ऑन लोअर और वेंट्रल साइड, hollow hang with prominent spine, prominent abdominal vessel are seen, tachycardia, dyspnea, anemia। फिर एक क्रेक्ड सोली, विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। ड्राई स्केली हूज विद वर्टिकल क्रैक्स। फिर एक क्लिनिकल फाइंडिंग ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म इन डॉग्स। तो मेनली 3 तरह के होते हैं: डर्मेटोलॉजी, एबनॉर्मलिटी, ओबेसिटी एंड लेथार्जी एंड ब्रेडिकार्डिया। तो डर्मेटोलॉजी एबनॉर्मलिटी में क्या आता है? एलोपेशिया, पुअर हेयर कोट, सिबोरिया, पायोडर्मा आर फाउंड इन अबाउट 90% ऑफ हाइपोथायरॉइड डॉग्स। एलोपेशिया में भी इनिशियली अकर इन एरिया ऑफ फ्रिक्शन such as tail and neck, eventually spread to involve bilateral symmetrical area on the trunk, or lethargy is often reported by owners only in retrospect when they notice how activity level increase after treatment, or bradycardia or low normal heart rate is also common। फिर vitamin E selenium deficiency in cows। Selenium has close relationship with vitamin A, and both nutrients are involved in protecting biological membrane from oxidative degeneration। इसलिए ये दोनों की एक साथ कहते हैं सेलेनियम विटामिन ई डेफिशिएंसी। तो यंग काउज में ये क्या करता है? स्केलेटल, मायोकार्डियल और डायफ्रागमिक मसल है, उसको अफेक्ट करता है मेनली। फिर स्वेबैक, इसको न्यूरोनेटल अटैक्सिया भी कहते हैं। इसमें क्या होता है? जो सीएनएस में डीमाइलिनेशन होता है न्यूरॉन्स का, उसकी वजह से अटैक्सिया देखने को मिलता है। ये कंजेनिटल भी हो सकता है, डिलेड, एक्यूट, एंजियोटिक। ये मतलब कॉपर की डेफिशिएंसी की वजह से होता है ये, और मेनली लैम एंड किड गोट में देखने को मिलता है। फिर वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर।
कॉरिडोर मतलब दो जगह को जोड़ने वाला। तो क्या हुआ कि पहले काफी बड़ा जंगल था, फिर ह्यूमन एक्टिविटीज हुई, तो जंगल में काफी डिस्पेस बन गया, यहाँ ज्यादा पॉपुलेशन यहाँ कम है, पर एक नैरो रास्ता बन गया कि वहाँ कुछ पेड़ वगैरह है, तो वहां से एनिमल आते जाते हैं। तो वही एक कॉरिडोर दो जंगल को आपस में जोड़ने का काम करता है। तो it is a link of wildlife habitat, generally native vegetation, which join two or more larger area of similar wildlife habitat. Corridor are critical for maintenance of ecological process, including allowing for the movement of animal and continuation of viable population. इसको हम डायग्राम से समझेंगे अभी। ये आप देख सकते हो, ये क्या गुड पॉपुलेशन और ये क्या लो पॉपुलेशन है, और बीच में आप डॉटेड लाइन देख रहे हो, ये कॉरिडोर का काम कर रहा है कि यहाँ से यहाँ कोई एनिमल जाएगा, वहाँ फिर अपनी रिप्रोडक्शन करके पॉपुलेशन बढ़ाएगा। तो ये वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर काफ़ी यूजफुल है वापस रीग्रोथ के लिए, वापस नया फॉरेस्ट बनाने के लिए। अब मेजर क्वेश्चन की बात करें तो फर्स्ट मेजर क्वेश्चन है, डिस्क्राइब इटियोपैथोजेनेसिस, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन एंड थेरापेटिक मैनेजमेंट ऑफ एक्यूट कार्बोहाइड्रेट एंगोजमेंट इन कैटल। तो हमें इसकी इटियोलॉजी बतानी है, पैथोजेनेसिस बतानी है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्लिनिकल साइन बताना है, और ट्रीटमेंट बताना है। तो सबसे पहले देखते हैं इसके सिनोनिम क्या क्या है। तो इसको रूमिनल एसिडोसिस भी कहते हैं, ग्रेन ओवरलोड, रूमिनल लैक्टिक एसिडोसिस, रूमेन ओवरलोड भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, सडन इंजेक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, या फिर सडन इंजेक्शन ऑफ टॉक्सिक डोज ऑफ कार्बोहाइड्रेट रिच फीड लाइक ग्रेन। अब ईटियोलॉजी की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट के रिसोर्स क्या क्या है, तो राइस हुआ, व्हीट, फ्लोर, फाइनली ग्राउंडेड फ्लोर, शुगर बीट, ब्रेड, एप्पल, ग्रेप्स, बनाना, किचन वेस्ट। कुछ लोग तो शादियों का जो वेस्ट खाना होता है उसको खिला देते हैं गायों को, और वो शादियों में गुलाब जामुन की चाशनी उसको खिलाने से भी होता है। ये पैथोजेनेसिस क्या होता है, जैसे ही एनिमल कैटल ने कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा अमाउंट में खा लिया, तो उससे क्या होगा, बैक्टीरिया होते हैं वो प्रोलिफरेट करना शुरू कर देते हैं। तो 2 से 6 घंटे में उनकी पॉपुलेशन काफ़ी बढ़ जाती है, और वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, लैक्टिक एसिड। तो एसिड प्रोड्यूस किया तो रूमेन की पीएच डिक्रीज होगी। नॉर्मल क्या होते हैं 6.2 टू 7.2, वो कम होने लगेगी, बिलो 5.5 आ जाएगी। तो उससे क्या होगा, बॉडी में हिस्टामिन रिलीज होगा। हिस्टामिन क्या करेगा, वासोकॉन्स्ट्रिक्शन करेगा, उससे लेमिनाइटिस हो, क्योंकि ब्लड पहुंचेगा ही नहीं तो चलने में मुश्किल होगी। और वीएफए का कंसंट्रेशन बढ़ने लगेगा। लो रूमिनल पीएच अलाउ आल्सो लैक्टोबैसिलस टू ग्रो। तो लो पीएच पे लैक्टोबैसिलस भी ग्रो करेंगे, वो फिर और लैक्टिक एसिड बनाएंगे, तो इससे और कंडीशन वर्स होती जाएगी। इससे रूमेन ऑस्मोलिटी बढ़ती जाएगी, क्योंकि एसिड है, वो क्या करेगा, पूरे बॉडी का जो सिस्टमेटिक सर्कुलेशन उसका पूरा फ्लूइड रूमन में खांचेगा, पुल करेगा। तो उससे क्या होगा, रूमन डिस्टेंड हो जाएगा, क्योंकि इस बॉडी का पूरा फ्लूइड तो रूमन में आ गया। तो इससे क्या होगा, डिहाइड्रेशन भी होगा और रूमन डिस्टेंडेड भी हो जाएगा। लैक्टिक एसिड इज 10 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन वीएफए। फिर उससे रिड्यूस रूमन पीएच, रूमन एटोनी हो जाएगी। या आप डायग्राम में भी देख सकते हो। अब क्लिनिकल साइन की बात करें तो विद इन फ्यू आवर्स कोई साइन नहीं आएगा लेग की। टीथ ग्राइंडिंग इन sheep and goat in 25% cases, inaptitude to anorexia, diarrhea will be noticed, dehydration, abdominal distension, normal temperature or below normal, increase in heart rate in severe cases, shallow respiration, dull and depressed, staggering gait, drunken behavior and gait, incoordination, ड्रंकन गेट क्यों होगी, लेमनाइटिस की वजह से, रिकमेंसी इन सीवियर केसेस। हमें रूमेन को जब कानों से सुनेंगे तो हमें फ्लूइड स्प्लैशिंग साउंड देखने को मिलेगा, या स्टेथोस्कोप की हेल्प से सुनेंगे तो। अब ट्रीटमेंट की बात करें तो पहले प्रिंसिपल देखते हैं, हमें क्या क्या ठीक करना है। हमें रूमिनल लॉस, सिस्टमेटिक एसिडोसिस को ठीक करना है, रिस्टोरेशन ऑफ फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइटिक लॉस, restoration of for stomach and intestinal motility to normal, prevention of further access to feed, not providing water for 12 to 24 hours orally, and supply of good quality of palatable hair,
फिर हम सोडियम बाइकार्बोनेट कितना देना है, सिस्टेमेटिक एसिडोसिस में आईवी देना है 5% सोडियम बाइकार्बोनेट, मतलब एट द डोज रेट ऑफ 5 लीटर फॉर 450 kg केटल और पीरियड ऑफ 30 मिनट्स, और उसके बाद 1.3% सोडियम बाइकार्बोनेट देना एट द डोज रेट ऑफ 150 ml per kg बॉडी वेट आईवी फॉर नेक्स्ट 6 to 12 आवर्स। रूमेन लेवेज भी कर सकते हैं हम। ट्रीटमेंट हम क्या क्या दे सकते हैं, एक तो रूमेन कंटेंट को बाहर निकालना, रूमेन लेवेज, इंजेक्शन में सोडियम बाइकार्बोनेट, नॉर्मल सैलाइन देना, एंटीहिस्टामिन, बी कॉम्प्लेक्स, ओरल एंटीबायोटिक, ओरल एंटासिड, प्रोबायोटिक्स, कर्ड ट्रांसप्लांटेशन। कर्ड भी करते हैं क्योंकि अब मरने वाला है और खाना नहीं खा रहा एनिमल, तो कर्ड ट्रांसप्लांट भी करते हैं। केटल में 5 लीटर ओरली, सीड कोट में 1 लीटर ओरली। अब हम सेकेंड मेजर क्वेश्चन देखते हैं जो कि है पोस्ट पार्चुरेंट पायरोसिस, मतलब मिल्क फीवर इन डेयरी कैटल। इसका हमें क्लिनिकल साइन और थेरेपेटिक मैनेजमेंट और कंट्रोल बताना है। तो मिल्क फीवर काफ़ी कॉम्प्लेक्स डिजीज है, ये विद इन 48 आवर्स में होती है आफ्टर काविंग, आफ्टर पार्चुरेशन। क्योंकि इसको ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हमेशा अकेला नहीं आता, ये साथ में क्या क्या लिखा आता है, इंक्रीज रिस्क ऑफ प्रोलैप्स, 6 टाइम इंक्रीज रिस्क ऑफ डिस्टोसिया, 8 टाइम इंक्रीज इन रिस्क ऑफ मेस्टाइटिस, 3 टाइम increase in risk of ROPs, 8 time increase in risk of ketosis. The milk fever occur within 72 hours of calving and about 80% cases occur within 1 day of calving. So prevention is better than cure. तो हम पहले समझते हैं इसके क्या क्या क्लिनिकल साइन है। क्लिनिकल साइन 3 स्टेज में देखने को मिलते हैं। फर्स्ट स्टेज है स्टेज ऑफ अलर्टनेस या स्टेज ऑफ एक्साइटेशन। इसमें हाइपर सेंसिटिविटी होती है, मसल ट्रिमर ऑफ हेड एंड लिम्ब, ग्राइंडिंग ऑफ टीथ, नॉर्मल टू स्लाइटली अबव नॉर्मल रेक्टल टेम्परेचर, एटेक्सिया। सेकेंड स्टेज को कहते हैं एक्सटर्नल रिकमेंसी। एनिमल सीन इन एक्सटर्नल रिकमेंसी विद टिपिकल पोस्चर ऑफ lateral kink in neck and head resting or flank, subnormal temperature, cold extremities, dilated pupil, unresponsive to light, relaxed anals inspector, increase in heart rate 80 per minute, ruminal status। फिर थर्ड स्टेज है लेटरल रिकमेंसी। इसमें क्या है, एनिमल इज कोमाटोज, lies in lateral recumbency, impossible to feel jugular pulse indicating venous collapse, और death in 12 to 24 hours। अब ट्रीटमेंट की बात करें तो सप्लीमेंटेशन ऑफ पेरेंटल कैल्शियम प्रिपरेशन। एडल्ट डेयरी एनिमल रिक्वायर 8 to 12 ग्राम कैल्शियम है, इससे टोटल डोज। कॉमर्शियल प्रिपरेशन में क्या 20 to 25% कैल्शियम बोरोग्लुटानेट देते हैं। बोरिक एसिड क्या काम करता है, उसको स्टेबल बनाता है कॉम्प्लेक्स को। और 300 से 400 केजी की गाय को 400 से 500 ml CBG रिक्वायर्ड होता है। और इसमें आधी तो हम आईवी देते हैं और आधी सबकट देते हैं। सबकट एक डिपो की तरह काम करता है जो स्टडी कैल्शियम लेवल मेंटेन करता है। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल में हमें आखिरी महीने की प्रेगनेंसी में हाई फॉस्फोरस और लो कैल्शियम डाइट बिल्कुल नहीं देनी है, और हमें अमोनियम क्लोराइड देना है, और प्रोफाइलेटिक फीडिंग देनी है। 150 ग्राम ऑफ कैल्शियम जेल गिवन एट 24 आवर 1 to 2 आवर बिफोर एंड 10 to 14 आवर, मतलब काविंग के दौरान, एक तो उससे 24 घंटे पहले, फिर उस जस्ट काविंग 1-2 घंटे पहले, और 10 से 14 घंटे बाद 150 ग्राम कैल्शियम जेल देना है। अभी आपको एक मैं रिकमेंड भी करूँगा, वो दे सकते हो आप। फिर एडमिसिव विटामिन डी और इट्स मेटाबोलाइट। तो कैल्शियम मोबिलाइजेशन काफ़ी होता है आफ्टर काविंग। डे 1 ऑफ काविंग में कैल्शियम ड्रेनेज पर केजी ऑफ कोलेस्ट्रॉल, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल देती है तो उसमें 2.3 ग्राम पर केजी मिल्क में 2.3 ग्राम चला जाता है। और 9 टाइम्स ऑफ एंटायर प्लाज्मा कैल्शियम ड्रेन आउट डे, मतलब फर्स्ट डे ऑफ काविंग में इतना सारा कैल्शियम ड्रेन आउट होता है। इसके लिए आपको कैल्शियमस जेल एडवांस देना चाहिए, या आपको 10-24 घंटे पहले देना है, फिर 1 से 2 घंटे पहले देना है काविंग के, और 10 से 14 घंटे बाद देना है। फिर है डिस्कस इन डिटेल अबाउट etiology, clinical sign, diagnosis, treatment and of congestive heart failure in dog।
तो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर क्या होता है? ये क्रोनिक हार्ट फेलियर कैरेक्टराइज्ड बाय कंजेशन आइदर इन पल्मोनरी वीनस सर्कुलेशन और सिस्टमेटिक वीनस सर्कुलेशन। कंजेशन का मतलब क्या है? लंग में खून भर गया है, अब वो हार्ट में आ ही नहीं रहा है, तो हार्ट फेल ही हो गया। तो ये दो दो तरीका हो सकता है, लेफ्ट साइड कंजेस्टिव हार्ट फेलियर और राइट साइड कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। लेफ्ट साइड को पल्मोनरी कंजेशन कहते हैं और राइट साइड को सिस्टमेटिक वेनस कंजेशन। लेफ्ट साइड वाले में तो लंग में खून भरा हुआ है और राइट वाले में वेन में खून भरा हुआ है। इसकी एटियोलॉजी वाल्वुलर डिजीज की वजह से हो सकता है, इंक्रीज फ्लोर प्रेशर लोड, वाल्वुलर स्टेनोसिस वगैरह। फिर मायोकार्डियल डिजीज, मायोकार्डाइटिस काफी डिजीज में होता है, पेरिकार्डियल डिजीज, पल्मोनरी हाइपरटेंशन, कंजेनिटल डिफेक्ट प्रोड्यूसिंग शंट। क्लिनिकल फाइंडिंग में राइट साइड में क्या होगा? सबक्यूटेनियस एडिमा ऑफ वेंट्रल सरफेस ऑफ ब्लड, जुगुलर पल्सेशन, डिस्टेंस फ्रॉम जुगुलर वेन, टैकीकार्डिया, एब्नॉर्मल हार्ट साउंड, ओलिगोयूरिया। लेफ्ट साइड वाले में इंक्रीज रेट एंड डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन एट रेस्ट, डिक्रीज एक्सरसाइज टॉलरेंस, कफिंग, डिस्पनिया एंड साइनोसिस ड्यूरिंग टर्मिनल स्टेज, टैकीकार्डिया एंड कार्डियक मर्मर, मॉइस्चर आएगी ऑस्कल्टेशन ऑफ लंग करने पर। फिर एक क्लिनिकल साइन में ब्रिस्केट डिमांड, एनगोजमेंट ऑफ जुगुलर वेन, ईसीजी, इकोकार्डियोग्राफी, फोनोकार्डियोग्राम, फोनोकार्डियोग्राफी। और ट्रीटमेंट की बात करें तो हमें पॉजिटिव आइनोट्रोपिक एजेंट्स देना है जो कि कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ाएंगे, और रिडक्शन ऑफ इफेक्ट ऑफ एल्टर पेलोड बाय डाययूरेटिक एजेंट देना है, एनिमल को रेस्ट देना है, सॉल्ट फ्री डाइट देनी है, अवॉइड कॉन्स्टिपेशन बाय गिविंग लग्जेटिव, यूज ऑफ डाययूरेटिक्स, यूज ऑफ लाइक furosemide, परोस इन डॉग, मैनेंटोल एट द 200 से 300 ml IV डॉग में देनी है। यूज ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड प्रेडनिसोलोन 20 mg orally daily for dogs, और कार्डिक टॉनिक ट्रीटमेंट डिजिटालिस 0.3 to 1 oral in dog, और डिजोक्सिन डो, ये डोपामिन, पेरिकोडन एंटीबायोटिक्स इन बैक्टीरियल इन्फेक्शन, पेन किलर टू रिड्यूस चेस्ट पेन। सो थैंक यू वेरी मच, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, थैंक यू।